वेलकम फ्रेंड्स, आई एम राजन कुमार और इस क्विक रिवीजन वाले वीडियो में क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत ही कम समय में शुरू से अंत तक पढ़ भी लेंगे और अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। अपना जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें दो शब्द आया। एक आया यूरोप। यूरोप क्या है? एक महादेश है। आप मैप में देखिए, ये जो ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत, और ऊपर में देखिए रेड कलर का सर्कल, ये हमारा क्या? यूरोप। तो यूरोप क्या है? एक महादेश है, एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत छोटे छोटे देश हैं, बहुत सारे देश हैं। तो उस यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पे राष्ट्रवाद कैसे फैला, वहां के देशों में राष्ट्रवाद कैसे फैला। राष्ट्रवाद क्या होता है? देश के प्रति प्रेम, कि ये देश मेरा है, इस देश के लिए हमको कुछ करना है, इस देश के हम सब जो देशवासी हैं सब एक हैं। देश प्रेम की भावना कैसे यूरोप में जागी, यूरोप के देशों में जागी, वो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। शुरू से हुआ ये कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है? आज से 700 साल पहले। आज से 700 साल पहले यूरोप में पुनर्जागरण काल हुआ शुरू। पुनर्जागरण काल क्या? लोग लॉजिकली सोचने लगे चीजों को कि आखिर एक ही आदमी राजा क्यों बनेगा, हम राजा क्यों नहीं बन सकते हैं। कोई आदमी बोल दे कि बिल्ली काटने से, बिल्ली रास्ता काट दी, तुम क्रॉस करेगा तुमको नुकसान होगा, तो ये दिमाग लगा भाई बिल्ली के रास्ता काटने से हमको क्या नुकसान होगा, फालतू बात है। तो मतलब इलॉजिकल बातों को लोग क्या करने लगे? छोड़ना शुरू कर दिए। लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए, चीजों को साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू कर दिए। कब? पुनर्जागरण काल में। तो अब देखिए लोग दिमाग लगाना शुरू कर दिया है, तो देखिए कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद अपना अपना अच्छे से फैलता है। यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैलता है बहुत ध्यान से दीजिए। हुआ क्या कि फ्रांस एक देश था, फ्रांस एक देश है भी। उस समय जो फ्रांस था वहां का राजा था, उसका नाम था लुई 16। तो जो लुई 16 था वो बड़ा ही निरंकुश था, लोगों का बात नहीं मानना, लोगों के हित के लिए काम नहीं करना, सिर्फ अपने पे ध्यान देना, अपने पे खर्च करना, लोग मर रहा है मरने दो, जो मन सो नियम थोप देना लोगों पे। लोग को उठ गया गुस्सा, लोग सबको लग गया भाई यही काहे बनेगा राजा हमेशा, ये अच्छा काम नहीं करता, देश तो हम सबका है। पुनर्जागरण हो चुका था, लोग का दिमाग काम करना शुरू हो गया था कि भाई लॉजिकली सोचने लगा था कि खाली लुई 16 ही काहे राजा बनेगा, ये जब ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसको हटाओ। लुई 16 को क्या किया? 1789 ईस्वी में, 1789 में वहां का जनता से मिलकर विद्रोह किया और इस लुई 16 को क्या किया? राजगद्दी से हटाया। जैसे ही लुई 16 हटा राजगद्दी से तो जगह खाली हुआ, तो कौन बनेगा? तो उस समय नेपोलियन नाम का एक आर्मी ऑफिसर, नेपोलियन नाम का एक आर्मी था जो कि क्या बहुत ही फेमस हो रहा था। लोग जानते थे कि वीर है, बहुत अच्छा आदमी है, इस प्रकार से उनके बारे में चर्चाएं थी। तो नेपोलियन क्या हुआ? 1804 ईस्वी में नेपोलियन क्या हुआ? फ्रांस का शासक बन गया। और जैसे ही नेपोलियन फ्रांस का शासक बना, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए, सड़क बनवाना, अस्पताल बनवाना, रोड बनवाना, कुछ अच्छे अच्छे नियम लाना। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या ये भी निरंकुश होने लग गया। मतलब कि क्या नेपोलियन भी क्या अपना धीरे धीरे मनमानी टाइप करना शुरू कर दिया, जबरदस्ती भर्ती करना, जबरदस्ती लड़कों को आर्मी में ले लेना। उसके बाद साथ ही ये क्या टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लोग को पैसा है नहीं, टैक्स बढ़ा दिया, बेचारा गरीब आदमी टैक्स कहां से देगा। तो लोगों में गुस्से की भावना जगी नेपोलियन के प्रति भी। तो फिर नेपोलियन क्या 1815 ईस्वी में हारता है। नेपोलियन 1815 ईस्वी में हारा और फिर फ्रांस की गद्दी खाली। अब फ्रांस को कौन चलाएगा? तो फिर नेपोलियन का एक विरोधी था जो कि नेपोलियन की विचारधारा के अगेंस्ट था, विरोध में था, उसका नाम था मेटरनिख। तो मेटरनिख नाम का आदमी जो था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का जो यहाँ मैप में देखिए आप, जो यूरोप है, यूरोप में देखिए फ्रांस है, फ्रांस के बगल में ही एक देश है उसका नाम ऑस्ट्रिया, वहां का प्रधानमंत्री था मेटरनिख। मेटरनिख तो अगेंस्ट था ही किसके? नेपोलियन के। देखा जैसे ही नेपोलियन हार गया है, नेपोलियन अब राजा नहीं रहा, तो मेटरनिख क्या दिमाग लगाया कि अब हम अपने फेवर का राजा बनाते हैं, है ना, जो ऑलरेडी पहले था उसी परिवार से बनाते हैं। तो जो मेटरनिख क्या किया, बनाया राजा किसको? लुई 18वां को। 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन करवाया मेटरनिख। वियना ऑस्ट्रिया में एक जगह है, वहां पे मीटिंग करवाया कौन? मेटरनिख। ये जो मेटरनिख है मीटिंग करवाया कहां पे? वियना जगह में,
वियना जगह में क्या करवाया, एक सम्मेलन करवाया, कौन, मेटरनिख। और वहां पे राजा बना दिया किसको, लुई 18वां को। वहां पे निर्णय लिया कि अब जो फ्रांस का राजा बनेगा वो कौन बनेगा, वो बनेगा लुई 18वां। लुई 18वां कौन था, लुई 16वां का भाई। ये राजा बन गया धूमधाम से। तो ये बेचारा ठीक ठाक राज चलाया, लेकिन क्या, बीमारी की वजह से 1824 ईस्वी में मर गया। लुई 18वां बीमारी की वजह से 1824 ईस्वी में मर गया। अब जैसे ही ये मर गया तो फिर फ्रांस की गद्दी खाली। अब फ्रांस को कौन चलाएगा, तो जो लुई 18वां का भाई था उसका क्या नाम था, चार्ल्स 10वां। लुई 18वां का लुई 18वां का भाई चार्ल्स 10वां राजा बन गया। लुई 18वां के बाद चार्ल्स 10वां कब, 1824 ईस्वी में। अब ये राजा तो बन गया। शुरू में ये भी बहुत अच्छा चलाया, रूल वगैरह ठीक ठाक चला, जनता के लिए काम किया। फिर ये अपना हीरोगिरी चमकाना शुरू कर दिया, अनाप शनाप रूल लगाना शुरू कर दिया, जनता से कोई मतलब नहीं उतना। जनता तो फिर जनता जनता है, अच्छे बुरे में फर्क जानती है, सब लोगों को पहचानती है। जनता 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 क्या की, जुलाई 1830 में क्रांति किया कि भागो, तो ये है ना चार्ल्स 10 ठीक नहीं काम कर रहा है, हटाओ इसको। जनता तेज हो चुकी थी। जनता क्या की, फ्रांस की 1830 ईस्वी में, जुलाई 1830 में क्रांति की और चार्ल्स 10वां को हटा दिया। चार्ल्स 10वां को हटा दिया तो बनाया किसको, जो कि जनता के लिए काम कर सके। एक लड़का था लुई फिलिप। ये जो लुई फिलिप जो व्यक्ति थे, ये लुई फिलिप कौन था, ये चार्ल्स 10वां का ही रिश्तेदार था। तो लोगों को लगता था ये लुई फिलिप अच्छा काम करेगा, अच्छा आदमी है। हुआ भी वही। कुछ समय तक लुई फिलिप सच में अच्छा काम किया, लोगों के लिए काम किया, लेकिन फिर ये अपना मनमानी शुरू कर दिया, कौन, लुई फिलिप। और फिर जनता तो जनता, लुई फिलिप को भी भगा दी। 1884 ईस्वी में क्रांति किया, और यह क्रांति क्यों था, यह क्रांति लुई फिलिप के विरोध में हुई। यह क्रांति 1884 ईस्वी का क्रांति हुआ लुई फिलिप के विरोध में, और लुई फिलिप को भी हटा दिया गया राजगद्दी से। और फिर उसके बाद वहां पे क्या, लोग सबको समझ आ गया कि भाई राजा किसी को बनाते हैं तो सब अपना ही नियम कानून चलाने लगता है। तो अब देश को चलाने के लिए वहां पे एक संविधान बनाएंगे। तो इसी वर्ष फ्रांस का नया संविधान बना। जैसे ही लुई फिलिप को हटाया तो वहां पे अब फ्रांस की जनता लोग ने वहां पे एक संविधान बनाया कि इस प्रकार से देश चलेगा। और यूं ही 1848 ईस्वी के बाद धीरे धीरे करके 1848 के बाद धीरे धीरे करके लोग सब वहां पे क्या, फ्रांस के नियम वगैरह लाने लगे। फ्रांस धीरे धीरे उन्नति करने लगा, और धीरे धीरे करके वो क्या, एक लोकतांत्रिक देश बन गया। लोकतांत्रिक देश जैसे कि अपना भारत है, वोट देते हैं, देश के हेड को चुनते हैं कि कौन देश को चलाएगा। वैसे ही फ्रांस 1848 के बाद 1848 के बाद वहां पे लोकतंत्र बनने का प्रक्रिया, लोकतांत्रिक देश बनने का प्रक्रिया शुरू हो गया, और धीरे धीरे करके फ्रांस क्या हो गया, लोकतांत्रिक देश बन गया। अब वहां पे क्या होता है, फ्रांस में वोट दीजिए और देश के हेड को चुनिए। तो उम्मीद है आप यहाँ तक पूरा समझ गए होंगे। फ्रांस वाला टॉपिक यहाँ पे क्लोज हुआ। अब हम लोग आते हैं इटली के एकीकरण में। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, चलिए तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इटली का एकीकरण। इटली जो है पहले इस प्रकार से नहीं दिखता था जिस प्रकार से वर्तमान में भी हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं। इटली पहले बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था। आप यहाँ पे देखिए मैप में, इटली पहले बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था। तो इटली को एक करने के लिए मैजिनी नाम के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि चाहते थे पूरा इटली एक हो, यहाँ पे एक ऐसा गवर्नमेंट बने जो कि जनता के लिए काम करे। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इनके विचारों से लोग प्रेरित हुए, और इन्हीं के विचार से एक व्यक्ति प्रेरित थे जिनका नाम था क्या, काउंट काबूर। ये इटली के प्रमुख नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने, काउंट काबूर ने गैरिबाल्डी की सहायता से पूरे इटली को एक किया, पूरे इटली को एक सूत्र में बांधा, पूरे इटली को एक किया। ये गैरिबाल्डी जो थे ये नाविक सैनिक थे, मतलब कि क्या, ये नेवी में थे, जलमार्ग से ये लड़ाई करते थे। तो काउंट काबूर और गैरिबाल्डी ने पूरे इटली का एकीकरण किया। इटली का एकीकरण हो गया धीरे धीरे करके, फिर यहाँ भी अच्छी शासन व्यवस्था आ गई। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण। जैसे इटली बहुत सारे पार्ट में था, उसी प्रकार से जर्मनी भी एक देश है यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप महादेश में। ये भी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। आप यहाँ देखिए मैप में, तो इसको देखिए एक कैसे किया, ये एक कैसे हुआ, देखिए
बिस्मार्क जर्मनी का एक शक्तिशाली नेता था। इसने कूटनीति और युद्धों से जर्मनी का एकीकरण किया। बिस्मार्क नाम के एक बहुत फेमस बहुत बड़ा नेता थे जर्मनी के। तो उन्होंने युद्ध से और दिमाग लगा करके पूरा जर्मनी का क्या किया, एकीकरण कर दिया, पूरे जर्मनी को एक सूत्र में बांध दिया। अब उसके बाद क्या, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सब से प्रभावित होकर के, पुनर्जागरण से प्रभावित होकर के कुछ अन्य देश भी क्या चाहने लगे कि हमारे देश में क्या ऐसी शासन व्यवस्था हो जो कि क्या हमारे लिए काम करे, मतलब जनता के लिए काम करे, अच्छी शासन व्यवस्था हो। तो उसमें क्या हंगरी, पोलैंड, यूनान, बोहेमिया, ये सब कुछ ऐसे देश हुए जो कि पुनर्जागरण काल से और फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर के अपने देश में प्रयास किए कि बहुत अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए। हुआ भी, कालांतर में धीरे धीरे करके समय के साथ यहाँ पे भी बहुत अच्छी शासन व्यवस्था आ गई। अब देखिए अंत में क्या है परिणाम, रिजल्ट। ये जो सब चीज हुआ इसका परिणाम क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, हंगरी, पोलैंड, यूनान, बोहेमिया, ये सब देश में अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। तो ये सब का रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे विश्व में कई देश आजाद हुए। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि पूरे दुनिया में ये पूरा प्रचार हुआ कि भाई अगर जनता विद्रोह करे, जनता अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाए तो एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित होगी जो कि जनता के लिए काम करेगी। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे देश जो किसी के अंदर गुलाम थे उन सबों में भी ये सब बात जागृति आई कि भाई हम लोगों को भी आंदोलन करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, जिससे कि यहाँ भी अच्छी शासन व्यवस्था आए। जैसे कि अपना भारत ले लीजिए, भारत भी इंस्पायर हुआ किससे, फ्रांस से, जिससे कि क्या फ्रांस से और यूरोप में हो रही राजनीतिक घटनाओं से तब 1947 में हमारा क्या भारत भी आजाद हुआ। उस प्रकार से बहुत सारे देश भी आजाद हुए और अपने देश में अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित की। तो उम्मीद है आप ये पूरा चैप्टर समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।